नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कशन सिर्फ नहीं है, साथ ही साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कशन है। क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप अगर एक बार सीख पाए और उसके साथ-साथ अगर फंडामेंटल्स भी सब कुछ आपके क्लियर है, तो आप किसी भी कंपनीज के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले एक बार आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए, खुद का रिस्क और खुद का मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके बाद काम करिए, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर डाल दीजिएगा, ऐसे मत करिए। आपको हमेशा एक डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्सिफाइड आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और उसके बाद काम करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, आप पहले सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो चलो फर्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। फर्स्ट कंपनी है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले अगर मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने जरूर देखने को मिलेगा। तो सीडीएसएल का जो वेबसाइट है आप देखेंगे तो सीडीएसएल एक सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही एक ही कैटेगरीज के कंपनी है। अगर मैं मानूं तो सीडीएसएल के ऊपर सबसे ज्यादा कस्टमर है। मतलब इसका कस्टमर क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कंपनी के ऊपर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। तो उस डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस डीमेट अकाउंट में जब भी कोई शेयर ट्रेड करते हैं, जब भी कोई शेयर को होल्ड करते हैं, तो उस होल्डिंग शेयर एक दिन के बाद, मान के चलिए आज हमने बाई किया और कल के दिन मतलब कल के दिन वो शेयर किसके पास चला जाएगा, सीडीएस से नहीं तो एनएसडीएल के पास। मतलब आपका जो ब्रोकर है वो जिसके साथ लिंक है उसके पास चला जाएगा। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से पहले कंपनी के पास ही होल्डिंग था, मतलब होल्डिंग हुआ करता था। आज वो होल्डिंग्स डायरेक्टली सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाला बात यही है कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के ऊपर जब भी कुछ होल्डिंग्स चला जाए तो सीडीएसएल का फायदा क्या है। देखिए सीडीएसएल का डायरेक्टली फायदा है, मान के चलिए आपने 100 क्वांटिटी किसी भी कंपनी के ऊपर बाई किए, तो 100 क्वांटिटी जब बाई करेंगे तो उसका डायरेक्टली बाइंग का जो शेयर है वो सीडीएसएल के पास चला जाएगा, नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाएगा। मैं मान लेता हूँ सीडीएसएल के पास चला गया, तो 100 क्वांटिटी आज नहीं तो कल आप बेचेंगे, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, बेचेंगे तो जरूर। तो जब बेचेंगे मतलब जब सेल करेंगे तो उस 100 जो क्वांटिटी आपने ट्रेड किया उसके बेसिस में जो एक परसेंटेज है उस परसेंटेज को आपको सीडीएसएल को देना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है और सेबी के नया रूल्स भी जल्द से जल्द आने वाला है। सेबी के नया रूल्स अगर चालू हो गया तो सोचिए जितने सारे लोग इंट्राडे ट्रेड करता है उसका भी वाट लगने वाला है। तो मैं इस तरीके से बात इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सेबी के जो नया रूल्स है उस रूल्स में कम सारे इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा। क्योंकि इंट्राडे में अगर कोई भी शेयर अपने मान के चलिए 10:30 बजे में कोई भी शेयर को बाई किया, तो 10:30 बजे में बाई किया और उसके बाद आपने सोचा कि वो शेयर मुझे प्रॉफिट मिला है करीबन 1 बजे के बाद। तो 1 बजे के बाद आपने जब उसको बेचा तो उसका डायरेक्टली कमीशन आपको सीडीएसएल को भी देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर मैंने तो होल्ड नहीं किया तो मुझे सीडीएसएल को क्यों देना पड़ेगा। देखिए यही तो सेबी ने नया रूल्स चालू किया कि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आप 12 बजे से पहले शेयर को बाई करके बेच नहीं दिया तो वो डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। तो 12 बजे मतलब दोपहर की 12 बजे से पहले आपको बेचना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो लॉस हो। तो कोई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि चार्जेस के चक्कर में क्या कोई लॉसेस में बेचेगा, बिल्कुल नहीं। अगर वो मान लेता है, मान के चलिए वो 100 में बाई किया और उसका टारगेट था मान के चलिए 110 और उसका स्टॉप लॉस था मान के चलिए 95, अगर अभी चल रहा है 98, तो क्या वो बेचेंगे, बिल्कुल नहीं। अब अभी चल रहा है मान के चलिए 107, तो क्या वो बेचेंगे, बिल्कुल नहीं। उसका टारगेट है 110, तो उसके लिए होल्ड करेगा, तो चाहे उसके लिए चार्जेस देना पड़े ना देना पड़े। तो एक डायरेक्टली फायदा सीडीएसएल और एनएसडीएल को होने वाला है। तो मुझे लगता है इस तरीके से डिसीजन पब्लिक को लूटने के लिए बनाया जाता है। तो जितने सारे रिटेल पब्लिक जो लोग ट्रेड करते हैं डेली बेसिस, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। खतरा मतलब उसको ज्यादा चार्जेस देना पड़ेगा। तो पहले तो ही तो बहुत सारे चार्जेस है, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हो जाएगा। तो आपके क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना, ये डिसीजन सही है कि गलत है। सिर्फ आप येस और नो लिखकर भेजिए। अगर आपका ये डिसीजन सही लगा तो येस लिखिए, अगर ये डिसीजन सेबी का गलत लगा तो नो लिखकर भेजिए। तो इस कंपनी के ऊपर में जो मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न में यूज किया ट्रेड करने के लिए, वो कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक भी गया और टारगेट को भी अचीव किया। इसका कहने का मतलब है कंपनी अलग लेवल के यहाँ पे टारगेट भी अचीव किए
और इस टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी देखिए रिवर्सल भी किया। देखिए जब भी कोई टारगेट अचीव होता है तो उस लेवल से एक बार वो प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से पैटर्न्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से पैटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर काम करते हैं। इस तरीके से पैटर्न्स में जब कोर्सेज करके सीखा और जिस मतलब व्यक्ति से सीखा, वो एक देखा जाए तो एक बड़ा इन्वेस्टर है और एक बड़ा मतलब बहुत पुराना इन्वेस्टर भी है और उनका हाई लेवल का इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने खुद कहा कि इस तरीके से पैटर्न्स उन्होंने जब सीखा तो उन्होंने बड़े से म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर काम करते थे, तब उन्होंने सीखा। तो इसका मतलब इस तरीके से पैटर्न इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं। तो हमेशा आपको इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए फॉलो तो करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करें, आपको समझ कर काम करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग करके देखना होगा कि सही में इस तरीके से पैटर्न्स काम के है कि नहीं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए एक इस कंपनी 2018 में इसका बैलेंस शीट में रिजर्व था कितना, सिर्फ 6 करोड़। और इस 6 करोड़ जब था तब लोगों को मन में ये आया था कि कंपनी बेकार है। और आज वही कंपनी करीबन 7 सालों में उसका हालत ही पूरा पलट मतलब पलट कर रख दिए। करीबन कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ के हो चुके 1500 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का लेवल जो है वो हाई लेवल में देखने को मिला और बोरिंग्स जीरो था, वो अभी 228 करोड़ आसपास बना। तो इसका मतलब कुछ कर्जा तो यहाँ पे बढ़ा। तो कर्जा किस बेसिस में लिया गया वो देखना जरूरी है। कर्जा लिया गया एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा खासा कर्जा है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे जिसके लिए कंपनी को कर्जे का जरूरत है। अभी कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करें तो कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, करीबन 277 करोड़ के आसपास। और कंपनी को कितना ट्रेड्स पेबल करना है, कितना पैसा कस्टमर मतलब जिससे वो सर्विसेज लिया उसको कितना पैसा देना है, करीबन 300 करोड़। तो 300 करोड़ उसके साथ साथ 277 करोड़, तो एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 577 करोड़। तो क्या इतना पैसा कंपनी के प्रॉफिट में था, क्या इतना पैसा कंपनी के हाथ में था? चलो देख लेता हूँ। कंपनी के हाथ में था कितना, 245 करोड़। और हाथ में कितना कैश सॉरी प्रॉफिट किया 245 करोड़ और हाथ में कितना है 168 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि कंपनी के टोटल जो पैसा है करीबन 400 करोड़ के आसपास। तो 400 करोड़ के आसपास और कंपनी को कितना जरूरत है, करीबन 500 करोड़ के आसपास। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया। तो इस तरीके से सिचुएशन को कंपनी हैंडल करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं कि कंपनी में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का सिचुएशन ठीक ठाक है। तो कंपनी फिर भी आईटी सेक्टर के ऊपर बिलोंग करते हैं। तो आईटी सेक्टर के ऊपर एक बात बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट के माध्यम से बात बताया जा रहा है कि यूएस में रिसेशन स्टार्ट होने वाला है 2026 से, मतलब 2024 में रिसेशन आ सकता है। अगर रिसेशन आए तो बहुत लोगों का जॉब जाएगा और बहुत बड़ा आईटी सेक्टर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिल सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा सर्विसेज यूएस मार्केट में ही दिया जाता है। तो यूएस मार्केट में एक प्रेशराइज बनेगा तो एक बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। और इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक एवरेज लेवल का 40 to 45% के आसपास एवरेज डेटा आपको एवरेज आपको वॉल्यूम देखने को मिला और एवरेज आपको डिलीवरी देखने को मिले। और उसी तरीके से अगर शेयर होल्डर के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू डेज में अच्छा खासा होल्डिंग्स को यहाँ पे उठा चुके थे। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए फाइनली शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद फिर से 2 बार शोल्डर बना। तो एक बात को याद रखना, जब भी कोई भी इस तरीके से पैटर्न्स बने, मान के चलिए 2 बार शोल्डर किया, उसके बाद हेड बनाया, उसके बाद 2 से 3 बार आपको शोल्डर केट करने के बाद ही ब्रेकआउट हुआ, तो सोचना वहां पे हायर पॉसिबिलिटी है कि वो टारगेट तक जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार शोल्डर करने का मतलब यही है कि जो बायर है वो सेलर को एक्टिव होने ही नहीं दे रहा है। सेलर जितने सेल करना चाहते हैं उतना ही ज्यादा बायर यहाँ पे एक्टिव है बाय करने के लिए। इसी के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम्स देखने को मिला और मुझे लगता है इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकते हैं करीबन 21% के आसपास। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखो तो 21% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो मैं इस टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ और इस टारगेट पाने के पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि कंपनी का जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसी लेवल के आसपास, उसी लेवल के अंदर टारगेट बना है। तो हायर पॉसिबिलिटी है कि उस लेवल तक टारगेट को अचीव करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक नाम में आपको शायद लक्ष्मी दिखे, मगर कंपनी में उतना लक्ष्मी गुण मुझे नहीं देखने को नहीं मिला।
ये नहीं कहूँगी कंपनी खराब है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखा है तो इनकम अच्छा है और कर्जा ना के बराबर है और कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है और कंपनी के हाथ में कैश भी नेगेटिव है। मतलब पैसे को कंपनी फिर से री इन्वेस्ट किया। जब भी आपको फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में दिखेगा तो ऐसे मत सोचना कि कंपनी के हाथ में पैसा नहीं है, वो पैसे को री इन्वेस्ट किया गया। तो कैश फ्लो, जो कैश फ्लो ऑप्शन में आपको दिखेगा तो कैश ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है, कैश फ्लो आपको पॉजिटिव दिखेगा। इसका मतलब कंपनी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ही चल रहा है। तो इसलिए कंपनी का रेशियो जो है, कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो एक टाइम 49 डेज 56 डेज लग रहा था, वो धीरे धीरे करके कम होते होते अभी 41 डेज तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स ठीक ठाक है, पॉजिटिव मूवमेंट में देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए, कंपनी में दम होता तो इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग नहीं देता। तो एफआईएस और डीएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग, एफआईएस के पास 5.5% था और डीएस के पास 6% होल्डिंग था। अभी पहले एफआईएस ने माल बेचा, उसके बाद डीएस ने माल बेचा। तो एक 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 नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे जरूर क्रिएट हो जाता है कि इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा फॉल अप देखने को मिलेगा। और एक बात भी बताया जा रहा है कि केमिकल सेक्टर का जो मार्केट में डिमांड है, वो डिमांड और भी घटने वाला है, क्योंकि 2025 से पहले ये रिकवरी नहीं हो सकता, इस तरीके से कुछ रिपोर्ट अपडेट आ रहा है। अभी 2025 में होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं, लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो 40 to 50% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज दिखेगा। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर कुछ इस तरीके से लेवल्स बना, शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर के तैयारी में है। तो शोल्डर जब बनेगा तब फाइनली कुछ डिसीजन बनेगा। तो शोल्डर जब तक ना बने तब तक कोई भी एंट्री लेना, मतलब मैं कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। जब फाइनली मुझे रूल्स और रेगुलेशंस के वाइज मुझे पैटर्न्स दिखेगा तब मैं कुछ एंट्री जरूर लूंगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीजन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक 3,700 करोड़ की कंपनी है और एक एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उस हिसाब से कंपनी ने एक डिसीजन अलग से लिया। कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं। तो कब क्यों देगा, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया था। हर किसी का कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया होता है और उसका फेस वैल्यू 1 रुपया कंपनी करने वाले हैं। तो इस बात से आपको खुश नहीं होना है, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना है, उसके बाद खुश होना है कि मैं निवेश करूं क्या नहीं करूं। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।